नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय में हमने जो मॉड्यूल 4 है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, उसके अंतर्गत जो अध्याय 9 था मांग, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम आपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय शुरू करने से पहले फिर आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को जो भी आप लोगों के जानने वाले हैं, जो दोस्त हैं आप लोगों के जो कि NIOS से अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हों या अन्य किसी भी बोर्ड से अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हों और हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हों, उन लोगों के साथ आप जरूर हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को साझा कीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपूर्ति क्या होती है। तो अभी हमने जब मांग का नियम पढ़ा, मांग का जो अध्याय पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने जाना कि मांग से अर्थ उस मात्रा से होता है जो कि कोई भी व्यक्ति या कोई क्रेता किसी भी दिए गए अवधि में, समय अवधि में और दी गई कीमत पर मांगता है या चाहता है या उसकी इच्छा करता है, खरीदने को तत्पर होता है। और मांग होती है, इसकी पूर्ति कौन करता है? इसकी पूर्ति आप लोग जानते हैं। इसकी पूर्ति हम लोगों ने पढ़ा था उत्पादन में कि इसकी पूर्ति जो है उत्पादकों द्वारा की जाती है। जो भी इकाई जो उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न है, जो उत्पादन कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है, उसको फर्म कहा जाता है। तो फर्म वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बाजार में करती है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपूर्ति क्या है। तो आपूर्ति भी क्या है? आपूर्ति किसी वस्तु की आपूर्ति, वस्तु की वो मात्रा है, ये भी मात्रा है। ठीक है। जैसे मांग एक मात्रा थी, ये भी एक मात्रा है। और कैसी मात्रा है? जिसे एक विक्रेता, एक फर्म या एक विक्रेता निश्चित कीमतों पर प्रति इकाई समय में बेचने को तत्पर है। ठीक है। तो इसमें भी तीन चीजें हैं, मात्रा, कीमत और समय। इन तीन चीजों का हमको ध्यान रखना है। आपूर्ति की परिभाषा में निम्नलिखित तीन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला है वस्तु की मात्रा, जो विक्रेता बेचने के लिए तत्पर है, जिसको कि विक्रेता बेचना चाहता है। दूसरा है बाजार में दी गई कीमत, जिस पर विक्रेता वस्तु की उस मात्रा को बेचने के लिए तत्पर है। और तीसरा है समय अवधि, वो समय अवधि जिसमें कि विक्रेता वस्तु की उस मात्रा को बेचने के लिए तत्पर है। इसके पश्चात है आपूर्ति के उदाहरण। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि आपूर्ति होती क्या है। जैसे गंगा सिंह ने पिछले सप्ताह में अपनी डेयरी से 25 रुपए प्रति लीटर कीमत पर 120 लीटर दूध बेचा। ठीक है। तो वो मात्रा है जिसको कि कोई व्यक्ति या कोई फर्म या विक्रेता दिए गई कीमत पर, यानी कि 25 रुपए में और दिए गए समय अवधि में, ठीक है ना, इकाई समय अवधि में, मतलब पिछले सप्ताह, एक सप्ताह की बात हो रही है, इकाई समय अवधि में बेचने को तत्पर रहता है, मतलब बेच सकता है। तो ये आपूर्ति का एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया फल विक्रेता ने पिछले 15 दिनों में, कितने दिनों में? 15 दिनों में। यहाँ 15 दिनों की बात हो रही है और कीमत है 50 रुपए प्रति किलोग्राम और कितना बेचा, मात्रा कितनी है? 600 किलोग्राम। तो यहाँ जो आपूर्ति है वो 600 किलोग्राम है और किस किस समय अवधि में है? 15 दिनों में है और किस कीमत पर है? 50 रुपए पर है। तो इस प्रकार से आपूर्ति का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे आपको और क्लियर होगा। पढ़ते हैं। अब फर्क आता है स्टॉक और आपूर्ति का। तो जरूरी नहीं कि जो चीजें उपलब्ध हैं वो सारी की सारी आपूर्ति कहलाएगी। उपलब्धता अलग चीज है और आपूर्ति एक अलग कंसेप्ट है। तो जो स्टॉक है वो उपलब्धता को दिखाता है, मतलब कितना माल उपलब्ध है किसी विक्रेता के पास बेचने के लिए या किसी उत्पादक के पास बेचने के लिए। जैसे आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ लकड़ी के लट्ठों भंडारण किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा पे यहाँ लकड़ी का स्टॉक उपलब्ध है। तो ये सारे का सारा जो स्टॉक है, ये जरूरी नहीं कि जो विक्रेता है वो बेचने के लिए तैयार होगा या जो उत्पादक है वो बेचने के लिए तैयार होगा। वो केवल इसमें से कुछ स्टॉक को ही बाजार में विक्रेता बेचने के लिए विक्रेता निकालेगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये तैयार लकड़ियां हैं, ये तैयार लकड़ियां हैं जो कि इसमें दिखाई गई हैं। तो जो विक्रेता है वो पूरे के पूरे माल को नहीं बेचता है, वो केवल कुछ एक भाग जो होता है उसको ही बेचने के लिए तत्पर रहता है।
ठीक है, अब क्यों रहता है ये इसका एक रीजन है जो कि हम आगे जानेंगे। एक निश्चित समय बिंदु पर विक्रेता के पास किसी वस्तु की उपलब्ध मात्रा स्टॉक कहलाती है। एक निश्चित समय बिंदु पर, समय बिंदु का मतलब हो गया किसी एक तारीख, ठीक है, या किसी एक समय पर विक्रेता के पास जो वस्तु की उपलब्ध मात्रा रहेगी वो स्टॉक कहलाएगी। आपूर्ति किसी वस्तु के स्टॉक का वह भाग होती है जो विक्रेता एक दी गई समय अवधि में किसी दी गई कीमत पर बेचने को तत्पर होता है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो बहुत बड़ा एक चीज को दिखाता है, बहुत बड़े भंडार को दिखाता है, जिसमें से कि एक छोटा भाग क्या हो कहलाएगा, आपूर्ति कहलाएगा, जो कि किसी दिए गए समय अवधि में विक्रेता बेचने को तैयार है। तो ये जो पूरा हमने दिखा रखा है, ये पूरा जो है एक स्टॉक है जिसमें से कि एक छोटा सा हिस्सा या एक भाग विक्रेता एक समय अवधि में बेचने को तैयार है, जो उस समय अवधि में जो कीमत दी गई है उस कीमत पर बेचने को तैयार है। तो स्टॉक को एक निश्चित समय बिंदु पर नापा जाता है, बल्कि जो आपूर्ति होती है उसको एक समय अवधि में नापा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि जो लकड़ी का विक्रेता है उसके पास 1 अगस्त को 100 टन लकड़ी उपलब्ध थी उसके स्टॉक में। ठीक है, तो 1 अगस्त को, ठीक है, तो 1 अगस्त यानी कि एक समय, पर्टिकुलर समय हमने दे दिया, उस समय पर उसके पास बेचने के लिए 100 टन लकड़ी उपलब्ध थी। ठीक है, लेकिन वो अगस्त माह में, जो अगस्त का महीना है, पूरे 30 दिन, इसमें 31 दिन आएंगे, उन 31 दिनों में 50 या 5,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 20 टन देने को तैयार है, 20 टन लकड़ी बेचने को तैयार है। तो जो 20 टन है वो कहलाएगी आपूर्ति, और कितने दिनों के लिए है वो, 31 दिनों के लिए। ठीक है, तो वो एक समय अवधि में आ गई जो आपूर्ति है, और जो स्टॉक है वो एक बिंदु पर यानी कि 1 अगस्त को, यानी कि 1 तारीख पर आ गया। तो इस प्रकार से दोनों में एक अंतर होता है, स्टॉक और आपूर्ति में। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात है व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि व्यक्तिगत आपूर्ति यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक फर्म की आपूर्ति जो करने की क्षमता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है वस्तु की कीमत, दूसरा है उत्पादन प्रौद्योगिकी, तीसरा है आगतों की कीमत, चौथा है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, और पांचवा है फर्म का उद्देश्य और सरकारी नीति। तो ये 6 कारक हैं जिनकी वजह से कि व्यक्तिगत आपूर्ति प्रभावित होती है। कैसे होती है जानते हैं। तो वस्तु की कीमत, अगर बाजार में आप खुद अगर एक दुकानदार हैं और आपको बाजार में मान लीजिए 100 रुपये प्रति किलो पे आप कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सारे का सारा सामान अपना स्टॉक का बेचने को तैयार हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हो सकता है इसकी कीमत आगे बढ़ जाए, तो अगर वो कीमत 120 अगर हो जाती है तो अब आप क्या करोगे, 120 पर आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल अपना बेच पाओ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कीमत पे अगर आप माल बेचेंगे तो आपको ज़्यादा आगम प्राप्त होगा, मतलब ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लागतों को उत्पाद की निश्चित कीमत पर बाजार में बेचकर पुनः प्राप्त किया जाता है। मतलब जो आपने पैसा लगाया है उस वस्तु को बनाने में, मान लीजिए आपने 80 रुपये उस वस्तु को बनाने में लगाया है, तो 80 रुपये क्या है, इस वस्तु को की बनाने की लागत है। ठीक है, जो कि विभिन्न संसाधनों में आप व्यय करते हैं उत्पादन के लिए। तो 80 रुपये के समान है, आप उसको 100 रुपये में बेचेंगे तो आपको कम लाभ होगा। अगर आप उसको 120 रुपये आपको कीमत मिलती है तो अधिक लाभ होगा और आपका आगम बढ़ जाएगा, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो कीमत ही औसत आगम होती है। हमने जो रेवेन्यू वाला जो चैप्टर पढ़ा था, लागत और आगम वाला, उसमें समझा था अधिक कीमत होने पर औसत आगम भी अधिक होगा और तदनुसार कुल आगम भी अधिक होगा, और इसी प्रकार से लाभ भी अधिक हो। इसलिए आदमी जब जो कोई विक्रेता होता है तो कीमत बढ़ने के साथ वो आपूर्ति की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, एक कारक तो ये हो गया। दूसरा है उत्पादन प्रौद्योगिकी। तो उत्पादन प्रौद्योगिकी से क्या मतलब है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं बनाने में, प्रौद्योगिकी किस प्रकार से आप उत्पादन कर रहे हैं। अगर आपकी जो तकनीकी है वो उसमें कुछ सुधार आता है तो आपका क्या होगा फायदा, कि आपकी जो वस्तु को बनाने की लागत थी, जो कॉस्ट थी, वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपके लाभ में वृद्धि
होगी। जैसे ही आप सुधार करेंगे, आपके लाभ में वृद्धि होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बेचना चाहेंगे और वस्तु की अधिक आपूर्ति करने के लिए आप प्रेरित हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है पुरानी और निम्न कोटि की है, तो वस्तु की प्रति इकाई लागत में वृद्धि हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे कि आपके लाभ में कमी आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, आप ज़्यादा वस्तुएं बेचने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। तो इस प्रकार से जो वस्तु की आपूर्ति है, जो सप्लाई है, वो आप कम कर दोगे। अगला है आगतों की कीमत। तो आगत वो चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से कि हम लोग उत्पादन करते हैं, जो संसाधन होते हैं वो आगत कहलाते हैं। तो आगत की कीमत में अगर कमी आती है तो प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम हो जाती है, और लागत कम हो जाती है तो आपका लाभ बढ़ जाएगा, और लाभ बढ़ जाएगा तो आप आपूर्ति बढ़ा देंगे। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप चाहेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। और अगर उल्टा इसका हो कि आगत की कीमत में वृद्धि हो जाए, यानी कि जो आप लगा रहे हैं सामान, जो व्यय कर रहे हैं वो ज़्यादा करना पड़ जाए, तो आपकी लागत में वृद्धि हो जाएगी, और लागत में वृद्धि होने से आपके लाभ में कमी होगी, और इनडायरेक्टली जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो कम कर देंगे। इसी के साथ साथ अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं आपको पता ही हैं क्या होती हैं। तो एक कृषक अगर दिए गए संसाधनों द्वारा दो वस्तुएं बना रहे हैं, गेहूं और चावल, ये दोनों कैसी वस्तुएं हैं, संबंधित वस्तुएं हैं। तो अगर गेहूं का रेट बढ़ता है तो लोग चावल खाना ज़्यादा शुरू कर देंगे, और चावल का रेट बढ़ता है लोग गेहूं ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से ये संबंधित हैं। तो अगर चावल की कीमत बढ़ जाती है तो चावल का उत्पादन करना अधिक लाभप्रद होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप दी गई जमीन में या तो आप गेहूं उगाएंगे या उगाएंगे चावल, तो जो चीज़ आपको ज़्यादा पैसा देगी वो आप उगाना चाहेंगे। तो अगर चावल की कीमत ज़्यादा है बाजार में, तो आप ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत साधारण सी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चावल उत्पादन करना चाहेंगे, और इस प्रकार से आप चावल की आपूर्ति को बाजार में बढ़ा देंगे। तो चावल की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी और गेहूं की आपूर्ति में कमी आ जाएगी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो कमी तो आ ही जाएगी अपने आप। अगला है फर्म का उद्देश्य। तो जो ये आपूर्ति होती है, ये फर्म के उद्देश्य के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो फर्म के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं काम करने के। कुछ फर्म का उद्देश्य हो सकता है लाभ को अधिकतम करना, कुछ को हो सकता है बिक्री को अधिकतम करना हो, कुछ का हो सकता है कि वो अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहते हो, अपना नाम करना चाहते हो अपनी फर्म का, या हो सकता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना उनका एक उद्देश्य हो। तो ये सारे, जैसे अगर कोई मान लीजिए, अगर कोई किसी फर्म का उद्देश्य है कि वो बिक्री को अधिकतम करना चाहे, तो वो बिक्री को अधिकतम करने के लिए कोई मतलब नहीं है वो कितना भी कीमत हो, वो अधिक से अधिक माल की सप्लाई मार्केट में करेगा, क्योंकि उसको अपनी बिक्री बढ़ानी है, और बिक्री तभी बढ़ेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आपूर्ति आप करोगे, आपका माल लोगों के पास खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से फर्म का उद्देश्य भी जो व्यक्तिगत आपूर्ति है उसको प्रभावित करता है। अगला है सरकारी नीति। सरकारी नीति से तात्पर्य है कि सरकार किस प्रकार से टैक्स लगा रही है, किस प्रकार से वो किसी चीज़ को उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, किसी को उत्पादन को कम करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो अलग अलग प्रकार से सरकार नीतियां बनाकर जो व्यक्तिगत आपूर्ति है उसको प्रभावित करती है। जैसे अगर मान लीजिए सरकार बिक्री कर को बढ़ा दे, ठीक है ना, मूल्य वृद्धि कर या वैट या बिक्री कर को बढ़ा दे, तो क्या होगा, इससे जो उत्पादन की लागत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो टैक्स देना पड़ता है वो भी उत्पादन की लागत में शामिल होता है। तो इस प्रकार से लागत में वृद्धि हो जाएगी। लागत में वृद्धि हो जाएगी तो अगर दी गई कीमत, एक कीमत अगर फिक्स्ड है, तो इसको लाभ में इसके कमी हो जाएगी, और इस प्रकार से ये वस्तु की आपूर्ति कम कर देगा। ठीक है, और किसी वस्तु पर कर में, और इसके उल्टा अगर जो बिक्री कर है वो कम हो जाए, तो उससे प्रति इकाई उत्पादन लागत में भी कम हो जाएगी, लागत भी, कॉस्ट भी कम आ जाएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो आप माल ज्यादा से ज्यादा मार्केट में भेजेंगे बेचने के। अब है वस्तु की व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची। जिस प्रकार से हमने मांग अनुसूची देखा था, मतलब एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि एक जो विक्रेता है वो किस प्रकार से माल की आपूर्ति करता है दी गई कीमत पर। ठीक है, मतलब हमने जो कारक पढ़े, इन कारकों में से हम एक कारक लेकर उसके सापेक्ष जो आपूर्ति है उसको देखेंगे कि किस प्रकार से एक कारक का, यानी कीमत का, हम इसमें देखेंगे कि कीमत का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है किसी माल की आपूर्ति में। जबकि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आपूर्ति की, मतलब एक विक्रेता द्वारा की जाने वाली आपूर्ति की बात कर रहे हैं। इसके पश्चात है किसी वस्तु की एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा आपूर्ति को व्यक्तिगत आपूर्ति कहते हैं, मतलब एक व्यक्तिगत फर्म की या एक विक्रेता की हम बात कर रहे हैं।
तो वस्तु की व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची क्या होते हैं? उसके लिए हम विभिन्न कीमतों पर जो आपूर्ति मात्राएं हैं उनसे संबंधित सूचना हमको चाहिए होती है और उसको हम एक टेबल के फॉर्म में दिखा देते हैं, एक सारणीबद्ध में दिखा देते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची। ठीक है, तो इसको हमने एक एग्जाम्पल में जो आपकी किताब में है उससे उठाया है। तो इसमें दे रखा है चीनी की कीमत 2800 रुपये है। तो जो आपूर्ति करने को तैयार है दुकानदार या एक फर्म, वो 8 क्विंटल तक एक दिन में देने को तैयार है 2800 रुपये पे। जैसे ही कीमत 2900 हुई, उसने आपूर्ति बढ़ा दी, क्योंकि उसको अब लाभ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कीमत ज़्यादा मिल रही है। इसी प्रकार से 3000 पे वो 10 क्विंटल देने को तैयार है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल पे वो 12 क्विंटल देने को तैयार है। और 3200 रुपये अगर रेट हो, अगर उसको 3200 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत मिले, तो वो 15 क्विंटल तक सप्लाई करने को तैयार है एक दिन में, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन की बात हो रही है या मात्रा की। आप तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे और आपको एक रिलेशन भी समझ में आ रहा होगा, एक संबंध भी समझ में आ रहा होगा। ये जो संबंध आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग रेट को बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ कीमत और जो आपूर्ति है उसमें एक सीधा सीधा संबंध आपको देखने को मिल रहा है। इसी संबंध को हम लोग आपूर्ति का नियम कहते हैं। तो आपूर्ति के नियम में क्या होता है? आपूर्ति के नियम में होता है कि आपूर्ति को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा आपूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सीधा सीधा संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, मांग में उल्टा होता था, अगर कीमत बढ़ती थी तो मांग कम होती थी। ठीक है, वहां विपरीत संबंध था, यहाँ प्रत्यक्ष संबंध है। ये नोट करने की बात है। और सारे के सारे जो अन्य कारक हैं वो स्थिर हैं। अन्य कारक हमने भी पढ़े, वस्तु की कीमत, अन्य जो चीजें और पढ़ी थी कि वस्तु की कीमत है, सरकारी नीति है, फर्म का उद्देश्य है, इस प्रकार की जो और कारक थे वो सारे के सारे हमने कांस्टेंट रखे हैं। और हम केवल क्या चेंज कर रहे हैं? अब कीमत चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। अन्य कारकों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा आपूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये हमें आपूर्ति का नियम बताता है। ठीक है, तो आपूर्ति का नियम आप इस टेबल के माध्यम से, आप एक आमों की आपूर्ति के बारे में हमने बात की है कि मोहन आम बेच रहा है, मोहन आम का विक्रेता है। तो मोहन क्या करता है? अगर 20 रुपये प्रति किलोग्राम उसको भाव मिलता है तो वो 100 किलो तक आम अपने बेच सकता है बाजार। लेकिन अगर यही कीमत बढ़ के 60 रुपये हो जाए, यानी कि 3 गुना हो जाए, तो वो आपूर्ति को 500 रुपये किलोग्राम कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे रेट बढ़ता है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, उसी प्रकार से जो आमों की आपूर्ति है वो भी बाजार में बढ़ती जाती है। इसी को ही आपूर्ति का नियम कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं आपूर्ति वक्र। अब आपूर्ति वक्र क्या होता है? जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो मांग वक्र होता है वो मांग के नियम को चित्र के रूप में दिखाने को मांग वक्र बोलते हैं। उसी प्रकार से आपूर्ति का जो नियम होता है, जो लॉ ऑफ सप्लाई है, उसको अगर आप चित्र के रूप में दिखाएं तो उसको आपूर्ति वक्र कहते हैं। आपूर्ति वक्र क्या होता है? प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की आपूर्ति की विभिन्न मात्राओं को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अभी हमने जो आम वाला, जो मोहन का उदाहरण था, उसी को लेते हैं। तो उसमें दिया गया है, 2 चीजें दी गई हैं, आमों की कीमत और आपूर्ति की मात्रा। तो हमें पता है आपूर्ति क्या होती है, मात्रा में होती है, यानी कि किलोग्राम में आपूर्ति होती है। तो हम एक जो चित्र बनाएंगे उसमें x अक्ष पर दिखाएंगे हम आपूर्ति की मात्रा को और y अक्ष पर दिखाएंगे आपूर्ति की जो कीमत है आम की, उसको। तो जो आपूर्ति की मात्रा है उसको हम दिखाएंगे x एक्सिस पे और जो कीमत है उसको दिखाएंगे y अक्ष पर। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो एक वो है 20 और 100 का जो दे रखा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर 100 किलोग्राम तक आम मोहन बाजार में देने को तैयार है। तो उसको जब हम बनाएंगे तो इसको पहले हम x एक्सिस को भी 5 बराबर भागों में बांट लेंगे और इसी प्रकार से y को भी 5 बराबर भागों में बांट लेंगे और इस प्रकार से इसमें निशान लगा देंगे 5 और इसमें लिख देंगे 100, 200, 300, 400 और 500, क्योंकि 5 इसके अंदर दी हुई राशियां हैं। इसी प्रकार से 5 कीमतें दे रखी हैं, वो भी हम लिख लेंगे 20, 30, 40, 50 और 60। तो अब जो 100 रुपये
जो 20 रुपये जो रेट है, उस 20 रुपये पे कितना हमको आम सप्लाई मिल रही है, 100 किलोग्राम की सप्लाई मिल रही है, जो कि बिंदु आ जाएगा ए। इसी प्रकार से जो सबसे लास्ट वाला है 60 और 500 का, तो 60 रुपये अगर रेट है तो उस पर हमको कितना आम का सप्लाई मिल रही है, 500 किलोग्राम आम मिल जा रहा है। तो यानी कि 60 रुपये पे 500 मिल रहा है। तो इस प्रकार से ई जो बिंदु है वो उस आपूर्ति की मात्रा को दिखाएगा। तो इसी प्रकार से हम ए बी सी डी ई बिंदु प्राप्त कर लेंगे और इन सबको बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यही जो रेखा है इसको ही हम बोलते हैं आपूर्ति वक्र। ठीक है, इसको आपूर्ति वक्र कहा जाता है। अब अगले जो वीडियो हम देखेंगे उसमें मैं आपको हाथ से आपूर्ति वक्र को बनाना सिखाऊंगा। आपके जो किताब है उसका ही एक उदाहरण हम लोग करेंगे। तो आज आप, मुझे लगता है, समझ गए होंगे कि आपूर्ति क्या होती है, किस प्रकार से कई सारे कारक होते हैं जो व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, स्टॉक और आपूर्ति में क्या अंतर होता है। जरूरी नहीं कि जो सारा माल उपलब्ध है वो सारा का सारा माल दुकानदार बेचने को तैयार होगा। ठीक है, तो आपूर्ति में और स्टॉक में एक फर्क होता है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग, जैसे मैंने बताया कि मांग वक्र, जो आपूर्ति वक्र है, उसको भी बनाना सीखेंगे। तो आप लोग से फिर एक अनुरोध है लास्ट में कि आप लोग हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ जो कि NIOS से या किसी और बोर्ड से अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में, तो उनके साथ प्लीज़ आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस प्रयास में हमारा सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।